एक ऐसा नेता जो कभी सहारनपुर की सड़कों पर आंदोलन करता था, जिसे एक समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल भेज दिया था, जिसे लोग रावण कहकर बुलाते हैं, जो आज भारत की संसद में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। एक ऐसा नाम जिसके समर्थक उसे बहुजन समाज की नई उम्मीद मानते हैं और विरोधी उसे भारतीय राजनीति का सबसे विवादित चेहरा बनाते हैं। लेकिन आखिर कौन है चंद्रशेखर आजाद? कैसे एक छोटे से कस्बे का लड़का पूरे देश की राजनीति का बड़ा नाम बन गया? कैसे भीम आर्मी बनी और कैसे आंदोलन हुए और कितने लोग उसमें जेल में गए और फिर कैसे 2024 में नगीना से सांसद बनकर संसद तक पहुंचे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का पूरा सफर, शुरुआत से लेकर 2026 तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण। आज भीम आर्मी का प्रदर्शन होने जा रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से वादा कर रहा है कि भारतीय संविधान पे आंच नहीं आने दी जाएगी जब तक मेरे शरीर में। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे भीम आर्मी के बारे में, फिर आगे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भीम आर्मी, जिसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक बहुजन समाज का संगठन है जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के हितों की बात करता है और यूपी में बहुत सारी जगहों पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए पाठशाला भी चलाता है। तो बताएं आजाद की ये भीम आर्मी की पाठशाला आप लोग कितनी चलाते हो? ये सभी गांव में चलती है। प्रत्येक गांव में जहाँ भीम आर्मी की शाखा है वहाँ पे पाठशाला। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में सतीश कुमार द्वारा की गई। चंद्रशेखर का नाम भीम आर्मी में बाद में आया। उससे पहले सहारनपुर के छुटबलपुर में सतीश कुमार ने भीम आर्मी की नींव रखी थी। आगे जाकर सतीश कुमार को एक ऐसे युवा की जरूरत थी जो दलितों के हितों के लिए लड़े, तो सतीश कुमार को फिर चंद्रशेखर के रूप में एक ऐसा युवा मिला जो आज पूरी भीम आर्मी को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने में सफल रहा। सतीश कुमार ने चंद्रशेखर को भीम आर्मी का अध्यक्ष बना दिया और फिर साथ मिलकर चंद्रशेखर, विनय रतन सिंह, कमल सिंह वालिया और मंजीत सिंह नोटियाल, इन युवाओं ने भीम आर्मी को आगे बढ़ाया। चंद्रशेखर और भीम आर्मी को चर्चा में लाने वाली दो मुख्य घटना है जिन्हें जाने बिना भीम आर्मी और चंद्रशेखर के बारे में विस्तार से जानना और समझना तकरीबन मुश्किल जैसा है। तो चलिए अब उन घटनाओं से पर्दा उठाते हैं। सितंबर 2016 के समय की बात है। यूपी के सहारनपुर जिले में एएचपी कॉलेज के नाम से एक महाविद्यालय था। उस महाविद्यालय में राजपूतों का काफी बोलबाला था। उसी महाविद्यालय में सभी समुदायों के छात्र पढ़ने आया करते थे, जिसमें एससी यानी दलित समुदाय के छात्र भी थे। लेकिन उस विद्यालय में दलित छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था। उच्च कास्ट के छात्र दलित छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते थे। उनके पानी पीने की अलग टंकी, उनके बैठने की अलग व्यवस्था, उन्हें जाति सूचक शब्दों से परेशान करना, इस तरह से विद्यालय का माहौल था। फिर उसी महाविद्यालय में चंद्रशेखर नाम के एक युवा ने दाखिला लिया। चंद्रशेखर को इस तरह का भेदभाव सही नहीं लगता था, क्योंकि चंद्रशेखर के पिता एक अम्बेडकरवादी और अध्यापक भी थे। चंद्रशेखर ने अपने पिता से जो सीखा वही उसके दिमाग में था। चंद्रशेखर ने इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ दलित छात्रों को संगठित किया और उन्हें उन राजपूत छात्रों के सामने खड़ा किया जो महाविद्यालय में इस तरह का भेदभाव को जो करते थे। फिर क्या था, दलित छात्रों और राजपूत छात्रों के बीच तनाव बढ़ने लगा। रोज बहसें होती रहती थी। अब बात जो है वो मारपीट तक भी पहुंचने लगी थी, क्योंकि अब दलित छात्रों में उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत जो आ गई थी। और फिर धीरे धीरे महाविद्यालय से राजपूतों का वर्चस्व समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे युवा भीम आर्मी से जुड़ने लगे थे। चंद्रशेखर की कार्यशैली लोगों को पसंद आने लगी थी। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और घटना से रूबरू कराना चाहूंगा। मैं आपको जो उस समय की काफी वायरल और चर्चित है उस घटना के बारे में बताऊंगा। भीम आर्मी से उसका काफी ज्यादा संबंध भी है। तो अब आपको बताते हैं कि घटना के बारे में, कि आखिर घटना क्या है। सहारनपुर देहरादून रास्ते पर एक गांव है जिसका नाम है गढ़कोली। अब हुआ कुछ ऐसा कि गांव के एक युवा ने गांव के रास्ते के पास एक बोर्ड लगा दिया, द ग्रेट चमार नाम से। वैसे बोर्ड ऐसे ही नहीं लगाया गया, इसको लगाने के पीछे भी कारण था। कारण यह था कि जब कोई दलित व्यक्ति रास्ते से या फिर ऊंची जातियों के लोगों के सामने से होकर गुजरता था तो लोग बोलते, देखो वो जा रहा चमार। ऐसा सुनकर गांव के दलितों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपने इस नाम को ग्रेट बना दिया और शान से बोर्ड लगा दिया, द ग्रेट चमार। पहले यह था कि अगर कोई जाग रहा था भाई वो जा रहा चमार का, तो इसमें थोड़ा सा ऐतराज हो जाता लोगों को। तो हमने फिर इस शब्द को ग्रेट लगा कर पहला फिर ग्रेट चमार बना दिया। जब बोर्ड लगा दिया तो ऊंची जातियों के मन में बोर्ड का खटकना तो जायज था ही, तो उनको यह रास नहीं आया और उन लोगों ने बोर्ड पर कालिक पोत दी। इसके बाद तो बात तू में से बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव के दलित विरोधी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर भी कालिक पोत दी। इस कारण मामला काफी बढ़ गया और फिर भीम आर्मी के युवा वहां पहुंचे और राजपूतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे भीम आर्मी अपने वर्चस्व में आई। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के बारे में।
36 वर्ष का एक युवा जिसे टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में शामिल किया, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के छुटमलपुर गांव में हुआ था। चंद्रशेखर के पिता का नाम गौरवर्धन दास है, जो पेशे से एक अध्यापक थे। चंद्रशेखर की एक पत्नी भी है, वंदना कुमारी, और एक बेटा भी है। वैसे चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी के बारे में कभी कहीं जिक्र नहीं किया। अपनी पत्नी को इन सब से वो काफी दूर रखते हैं। खैर, वैसे यह सब अपनी पर्सनल प्राइवेसी हो सकती है, लोगों को कुछ बताए या नहीं बताए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने LLB की पढ़ाई की हुई है, तो वह एक वकील भी है। अब और आगे बढ़ा उससे पहले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण नाम का क्या इतिहास है जान लेते हैं, यानी चंद्रशेखर को रावण क्यों कहते हैं। चंद्रशेखर के आगे आजाद और रावण नाम लगाने के पीछे कारण है जो चंद्रशेखर ने खुद बताया। तो इसमें मेरा नाम जो है वो चंद्रशेखर है जी, आजाद नहीं। अच्छा। जिस दिन मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी, ओके, जिस दिन मैंने आडंबर पाखंडवाद को छोड़ा, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हम भारत के शासक जमात बन सकते हैं, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन, संघर्ष, बलिदान को आगे बढ़ाना है, जिस दिन मैंने तय किया कि बहुजन किसी का गुलाम नहीं, आजाद है, उस दिन मैंने अपने नाम के पीछे आजाद लगा लिया। तो आपने सुना, अब रावण नाम का भी इतिहास देख लेते हैं। मैंने रावण को पता तो मुझे पता लगा कि रावण बहुत बलशाली था, रावण एक योग्य व्यक्ति था। फिर लोगों ने उसका बड़ा विरोध दिखाया, राक्षस है, ये सब चीजें उसमें दी गई। तो इस देश में महिलाओं का इतना सम्मान करता हो तो वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। जो अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो, जो अपनी बहन के सम्मान के लिए अपनी सारी चीजों को खत्म कर सकता हो, वो व्यक्ति गलत नहीं होता। इसलिए मैं उस कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं रावण का। तो इस तरह चंद्रशेखर आजाद रावण नाम से एक दलित युवा दलितों का मसीहा बना। वैसे रावण नाम को लेकर चंद्रशेखर ने कई बार मीडिया को अलग अलग जवाब भी दिए। कभी उन्होंने कहा कि रावण नाम उन्हें मीडिया ने दिया। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे चंद्रशेखर धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपने नाम के पीछे रावण नाम को अब अलग करना चाहते हैं। लेकिन यह अब मुश्किल है, क्योंकि जिस नाम से इंसान मशहूर होता है वह मिटना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, हमने चंद्रशेखर के प्रारंभिक जीवन और नाम के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं आखिर एक दलित युवा कब और कैसे मीडिया की हेडलाइन बना, कैसे सुर्खियों में आया और कैसे लाखों दलितों के दिलों पर छाया। वैसे तो भीम आर्मी और चंद्रशेखर का नाम उन दो घटनाओं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें द ग्रेट चमार वाले बोर्ड को लेकर होने वाले विवाद और एक AHP कॉलेज में दलित छात्रों के साथ हुए भेदभाव और चंद्रशेखर का उसका विरोध करना है। वैसे इन घटनाओं से भी चंद्रशेखर और भीम आर्मी की उतनी चर्चाएं नहीं हुई जितनी 2017 में हुई। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2017 में ऐसा क्या हुआ। 5 मई 2017 का दिन था और उसी दिन महाराणा प्रताप की जयंती भी थी। सहारनपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शिमला नामक एक गांव है, वहाँ एक स्थान है और उसी स्थान पर एक जयंती का आयोजन किया गया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि महाराणा प्रताप की उस जयंती में शामिल होने के लिए युवकों की एक शोभा यात्रा दलितों के मोहल्लों से होकर गुजर रही थी। तो वहाँ के दलितों ने इस शोभा यात्रा का विरोध किया और पुलिस को बुला लिया, जिस कारण विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पथराव होने लगे। इस पथराव से ठाकुर जाति के एक युवक की मृत्यु भी हो गई। मामला आग की भांति फैल गया। शिमलाना में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने आई भीड़ बेकाबू हो गई और पास के एक गांव शबीरपुर पहुंच गई। वहां जाकर भीड़ ने दलितों के 25 घर आग के हवाले कर दिए। इस हिंसा में 14 दलित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। फिर 9 मई 2017 को दलित युवाओं के संगठन भीम आर्मी ने सहारनपुर में गांधी पार्क में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले भीम आर्मी के लोगों पर लाठियां बरसाई। फिर पुलिस और लोगों के बीच झगड़े का माहौल बन चुका था। अब बात करते 21 मई 2017, यानी उसके 12 दिन बाद एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, जिस आंदोलन के कारण चंद्रशेखर नाम सुर्खियों में आया। 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक भारी प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में भी हजारों की संख्या में दलितों की भीड़ जंतर मंतर पर पहुंची। आपको बता दें कि इस आंदोलन का पूरा संचालन चंद्रशेखर आजाद के हाथों में था। पहली बार चंद्रशेखर के साथ इतने लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुए। फिर एक और घटना घटित होने वाली थी, जिस घटना ने चंद्रशेखर और भीम आर्मी को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बना दिया था। दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन के 3-4 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती शबीरपुर हिंसा में घायल हुए दलित परिवारों से मिलने पहुंची। जब मायावती की सभा समाप्त हुई तब दलित परिवारों के लोग सब अपने अपने घर जाने को लौट रहे थे। तभी ठाकुरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एक दलित युवक की मृत्यु भी हो गई। अब मामला काफी बढ़ चुका था, एक तरफ ठाकुर तो दूसरी तरफ दलित। मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई पुलिस वालों, एसपी और अन्य अधिकारियों को इस मामले पर काबू न पाने के कारण योगी सरकार द्वारा सभी को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया।
उस समय चंद्रशेखर आजाद पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें जाति हिंसा भड़काने से लेकर नक्सलवादी, देशद्रोही और तमाम अन्य तरह के मुकदमे चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए। इन जाति हिंसाओं के समय चंद्रशेखर समेत उनके साथी यहां से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक पहुंच ही गए और 8 जून 2017 यानी 17 दिनों के बाद चंद्रशेखर आजाद को यूपी पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर मामले में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने हिमाचल के डलहौजी से चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया है। 9 नवंबर 2017 तकरीबन 5 महीने जेल में रखने के बाद चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दे दी, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर को जेल से रिहा नहीं किया गया, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद भी योगी सरकार ने रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर दिया और इस बीच में इस रासुका की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। फिर 16 महीने जेल में रखने के बाद चंद्रशेखर आजाद को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि चंद्रशेखर की मां के कहने पर उसे रिहा किया गया। तो दोस्तों इस तरह कई बार चंद्रशेखर आजाद सामाजिक कार्यों को करते हुए जेल गए। चंद्रशेखर पर कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। रिहा होने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन, जिसे वो अपने महापुरुषों का आंदोलन कहते हैं, इसे जारी रखा। निरंतर बीजेपी, आरएसएस और मनुवादी लोगों पर संवैधानिक तरीके से उन पर चोट करते रहे। चंद्रशेखर द्वारा बाद में कई बड़े आंदोलन किए गए, जिसमें दिल्ली तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ, कहा एनआरसी को लेकर जामा मस्जिद पर आंदोलन किया, हाथरस मामले में आंदोलन, और पाली जो है जितेंद्र पाल मेघवाल है उसको लेकर भी उन्होंने आंदोलन किए और भोपाल में भी आंदोलन किए। इस तरह कई आंदोलन किए गए और निरंतर जारी रखे। दोस्तों बात करते हैं भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी बनने के सफर को लेकर। चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 को साहब काशीराम के जन्म दिवस पर एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। चंद्रशेखर ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन नई नवेली आजाद समाज पार्टी को सिर्फ 7,544 वोट ही मिल पाए और चंद्रशेखर को हार का सामना करना पड़ा। वैसे चंद्रशेखर को मालूम था कि वह योगी के सामने अभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ा क्योंकि वह आजाद समाज पार्टी का परिचय आम जनता से करवाना चाहते थे। चंद्रशेखर को इस बात का दुख नहीं है कि वह चुनाव हार गए। चंद्रशेखर का कहना है कि लगातार संघर्ष करेंगे और एक दिन जीतेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि एक समय था जब चंद्रशेखर बीएसपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब चंद्रशेखर को रासुका लगाकर जेल भेजा गया तब बीएसपी वालों ने चंद्रशेखर को बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस का एजेंट कहा। इससे नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी से नाता तोड़ दिया। हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी, हम तो हाथी को वोट दे के आए। ठीक है, और ये झंडा जो देख रहे हो ना, आज तो हमारी पार्टी झंडा है। जब जिस दिन मैं जेल से आया मैंने उतारा यहाँ से बीएसपी का झंडा। जब मैं जेल से लौटे, हाँ, तब मैंने यहाँ उतारा, ये बीएसपी का झंडा लगा हुआ। जब उन्होंने मुझे गद्दार साबित कर दिया कि भाई ये तो एजेंट है, तब मैंने यहाँ के उतारा नम आंखों से कि ठीक है अब अपनी काबिलियत को करके दिखाना, क्योंकि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किसी गरीब के बेटे में हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़ा हो जाए। वैसे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, जिसमें लोग दावा करते हैं कि चंद्रशेखर का असली नाम नसीमुद्दीन खान है, जो इसका काम है हिंदुओं में फूट डालना। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के दावे बिल्कुल झूठे हैं। चंद्रशेखर को लोग कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी सपा, इन सबका एजेंट बताते रहते हैं और भीम आर्मी को विदेश से फंडिंग मिलती है, ऐसे मनोरंजन भरे विचार अपने वो रखते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के उस सफर की, जिसने उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी नेता से सीधे संसद तक पहुंचा दिया। 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और देश के कई राज्यों में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को उठाना जारी रखा। दोस्तों 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ। उनकी कार पर गोली चलाई गई, जिसमें वह घायल हो गए थे। गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद देश भर में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव और उनकी ऐतिहासिक जीत किस प्रकार से हुई।
तो हम आते हैं उनके उस चुनाव पर जिसने चंद्रशेखर आजाद को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरना चुना। इस चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समेत सभी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती दी। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने शानदार जीत हासिल की और पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे। उनकी यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक मानी गई क्योंकि यह एक स्वतंत्र बहुजन नेतृत्व की बड़ी राजनीतिक सफलता थी। इस जीत के बाद पूरे देश में उनकी चर्चा और तेज हो गई और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरते हुए दलित नेता के रूप में देखा जाने लगा। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर और बाहर कई मुद्दे उठाए। उन्होंने संविधान की रक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, दलित अत्याचार, आरक्षण, किसानों के मुद्दे, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार जैसे विषयों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही उन्होंने कई बार कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम के सामाजिक न्याय के मिशन को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आज चंद्रशेखर आजाद केवल भीम आर्मी के नेता नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। एक समय सहारनपुर के छुटमलपुर से शुरू हुआ उनका सफर अब संसद तक पहुंच चुका है। उनके समर्थक उन्हें बहुजन समाज की नई पीढ़ी का नेता मानते हैं, जबकि उनके विरोधी उनकी राजनीति पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आज चंद्रशेखर आजाद भारतीय राजनीति का ऐसा नाम बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो दोस्तों, यह था सांसद चंद्रशेखर आजाद का संसद तक पहुंचने का पूरा सफर। 2015 में एक सामाजिक संगठन से शुरुआत, फिर 2017 का सहारनपुर आंदोलन, जेल का संघर्ष, आजाद समाज पार्टी का गठन और फिर 2024 में नगीना से सांसद बनने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित सफरों में से एक बन चुका है। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी भारतीय राजनीति में कितना बड़ा स्थान बनाएगी यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि उन्होंने बहुजन राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि चंद्रशेखर आजाद के जीवन को लेकर अगर उनको कुछ जानना हो तो वह इस एक वीडियो के माध्यम से उनके पूरे जीवन के बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद।